एससी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 4 पढ़ा था जिसमें अपने ग्लाइकोलाइसिस का सार पढ़ा। तो ग्लाइकोलाइसिस का अपघटन कैसे होता है, ग्लूकोज से जो पायरुवेट अम्ल के अणु किस प्रकार से बनते हैं, अपने इसके बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का अपघटन हो जाता है और फिर आगे पायरुविक एसिड बनते हैं तो वो किस में चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एक केस में बदल जाती है, आगे पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण करती है। उसके बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने जो श्वसन का चक्र है, ऑक्सीश्वसन का, वह कौन सा है, क्रेब्स चक्र, मतलब क्रेब्स चक्र द्वारा किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है उसे पढ़ेंगे अपने। तो इसे क्रेब्स चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र कहा जाता है। तो इसे सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड बनता है। TCA क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह के कितने 3 अणु बनते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह के 3 अणु बनते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो पायरुविक एसिड बन चुका है, जो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड बनता है, उसका क्या होता है, पायरुविक अम्ल है वो एसिटिल को एंजाइम A में बदल जाता है। पायरुविक अम्ल किसमें बदलता है, ये एसिटिल को एंजाइम A में। एसिटिल को एंजाइम A में कैसे बदलता है, इसमें को एंजाइम A जुड़ता है, को एंजाइम A जुड़ता है और साथ में यहाँ पर जो जल का अणु है वो इसमें से मुक्त हो जाता है, यानी को एंजाइम A जुड़ता है लेकिन H2O मुक्त हो जाता है पायरुविक अम्ल से। इसके बाद में जो हाइड्रोजन के अणु है उन्हें कौन NAD है, ये NAD किसमें बदल जाता है, यहाँ पर NAD H और H प्लस में बदल जाता है। तो पायरुविक अम्ल में जब कोएंजाइम A ऐड होता है तो क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। एसिटिल कोएंजाइम A आगे जब इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, यहाँ से जब CO2 निकलती है तो यह जब एसिटिल कोएंजाइम A में बदलता है तो एसिटिल कोएंजाइम A किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के साथ में एसिटिल कोएंजाइम A जुड़ता है। एसिटिल कोएंजाइम A जुड़कर क्या बनाता है, सिट्रिक अम्ल। यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो सिट्रिक अम्ल बनता है। सिट्रिक अम्ल है, इसमें से जल का अणु निकलता है, वो कौन से, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में। एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें से क्या होता है, H2O का निष्कासन होता है। H2O बाहर निकलता है तो यहाँ क्या बनेगा, सिस एकोनिटिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल, यानी एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल किसमें बदल गया, सिस एकोनिटिक अम्ल में। सिस एकोनिटिक अम्ल वापस क्या, एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में H2O को
बाहर निकलेगा, जो हाइड्रोजन के आयन है वो NAD है वो ग्रहण कर लेती है और NaDH H+ में बदल देती है। फिर आगे क्या होता है, ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल। ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल, ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल आगे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा, या कौन सा, डी कार्बोक्सिलेज। तो डी कार्बोक्सिलेज में क्या होता है, CO2 बाहर निकल जाती है। CO2 जब बाहर निकलती है तो यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल। ये सिर्फ एक ही 5 कार्बन वाला यहाँ पर यौगिक बनता है। तो ये ध्यान रखना, पूरे क्रेब्स चक्र में सिर्फ एक ही 5 कार्बन वाला यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा, अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल है, ये अल्फा कीटो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, अल्फा कीटो डीहाइड्रोजिनेज। तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल किसमें बदल जाता है, सक्सिनिल को एंजाइम ए में, सक्सिनिल को एंजाइम ए में बदल जाता है। और ये कितने कार्बन वाला अणु है, ये 4 कार्बन वाला यौगिक बनता है। यहाँ पर कौन सा को एंजाइम एक थायो अम्ल प्रयुक्त होता है, COASH थायो अम्ल प्रयुक्त होता है। यहाँ CO2 का बाहर उत्सर्जन होता है, मतलब CO2 को इसमें त्याग दे देता है। अब सक्सिनिल को एंजाइम ए है, ये क्या वापस को एंजाइम ए थायो अम्ल को त्याग कर सक्सिनिक अम्ल में बदल जाता है। यहाँ पर क्या बनेगा, सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल कितने कार्बन वाला है, ये 4 कार्बन वाला है। और यहाँ जो COA प्रयुक्त हुआ था वो वापस बाहर त्याग दिया जाता है और इसमें जल का अनुप्रयोग किया जाता है। और GTP है, ये किसमें बदल जाती है, GTP में, GDP में, P किसमें बदलती है, GTP में बदल जाती है। फिर सक्सिनिक अम्ल, ये आगे सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल किसमें बदल जाता है, फ्यूमेरिक अम्ल में बदल जाता है। फ्यूमेरिक अम्ल, ये 4 कार्बन वाला अणु है, ये आगे फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में, फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ऐड क्या करता है, H2O को जोड़ता है और आगे फ्यूमेरिक अम्ल है, ये किसमें बदल जाता है, मैलिक अम्ल में। और मैलिक अम्ल किसमें बदलता है, ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल में। यहाँ पर क्या निकलेगा, H2O निकल जाता है और इसमें NAD है वो किसमें बदल जाता है, NADH और H+ में बदल जाता है। तो इस तरह से ये क्रेब्स चक्र चलता रहता है, क्रेब्स चक्र। तो एक बार फिर से देखते हैं कि किस प्रकार से क्रेब्स चक्र कंप्लीट होता है। सबसे पहले कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का अपघटन हो जाता है और ग्लूकोज का अपघटन होते ही
किसमें प्रवेश करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायवी कमल है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, जो इसकी आधात्री या मैट्रिक्स होती है, वो मैट्रिक्स में जब ऑक्सीजन के अणु है ऊर्जा बनाने का कार्य करते हैं, तो पायवी कमल में क्या जोड़ देते हैं? कोएंजाइम ए जोड़ते हैं। और कोएंजाइम ए है ये उपस्थित होने पर इसमें से H2O का निष्कासन हो जाता है और जो NAD है ये किस में बदल जाती है? NADH H+ में बदल जाती है। और जब इसमें कोएंजाइम ए जुड़ता है तो ये कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी मैट्रिक्स में एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए है ये CO2 के अणु को त्याग देता है और समय किसमें बदल जाता है? सिट्रिक अम्ल में बदल जाता है। फिर है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में H2O के अणु को बाहर निकालता है और खुद किसमें बदल जाता है? सिस एकोनिटिक अम्ल में बदल जाता है। सिस एकोनिटिक अम्ल में बनने के बाद में वापस आगे H2O का अणु जुड़ता है और एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो सिस एकोनिटिक अम्ल है ये आइसोसिट्रिक अम्ल में बदल जाता है। और आइसोसिट्रिक अम्ल में क्या होता है? जब H2O को अणु त्यागा जाता है तो ये हाइड्रोजन के अणु है ये NAD ग्रहण कर लेता है और NAD किसमें बदल जाता है? NADH और H+ में जुड़ जाता है। फिर आइसोसिट्रिक अम्ल है ये ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल में बदल जाता है। ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल आगे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में क्या CO2 के अणु को त्याग देता है और ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल किसमें बदल जाता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल में बदल जाता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल कितने? 5 कार्बन वाला अणु है। ये आगे कौन से एंजाइम? अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 के अणु को त्याग देते हैं और आगे किसमें बदल जाता है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, जो क्या है? 4 कार्बन वाला अणु है। यहाँ पर कोएंजाइम ए थायोमीन युक्त होता है और सक्सिनिल कोएंजाइम ए आगे फिर क्या करता है? H2O के अणु को जोड़ता है और कोएंजाइम ए थायोमीन को मुक्त करता है और यहाँ पर जो GDP है इसमें क्या एक फास्फेट अणु जुड़ता है और ये किसमें बदल जाती है? GTP में बदल जाती है। तो यहाँ पर भी ऊर्जा बनी। इसके बाद में जो सक्सिनिक अम्ल है ये सक्सिनिक अम्ल में बदल जाता है। सक्सिनिक अम्ल आगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक अम्ल बना देते हैं और फ्यूमेरिक अम्ल है ये H2O को ऐड करता है। फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? मैलिक अम्ल में। फिर मैलिक अम्ल है ये H2O के अणु का त्याग करके NAD है ये किसमें बदलता है? NADH H+ में और यह मैलिक अम्ल से ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल बदल जाता है। ये कंप्लीट होता है क्रेब्स चक्र। इसमें टोटल कितने ऊर्जा के अणु बनते हैं? 15 ATP अणु बनते हैं। तो यहाँ 15 कैसे बनेंगे? यदि एक NADH और H+ होगा तो कितने ऊर्जा के 3 अणु बनेंगे और एक यदि FAD है तो ऊर्जा के 2 अणु बनेंगे। ऊर्जा के अणु 2 बनेंगे और ATP है एक अणु, एक ही अणु ATP का बनेगा। तो यहाँ पहले टोटल देखेंगे NADH H+ कितने हैं? तो NADH H+ टोटल यहाँ पर 3 है अणु। तो एक यहाँ पर ये अणु, फर्स्ट ये हो गया NADH, सेकंड ये 2 और एक तीसरा ये अणु है। तो 3, तो यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करेंगे। NAD किससे? 3 × 3 यानी कितने अणु? 9 बना दिए। अपने को टोटल 15 ATP अणु चाहिए। फिर आगे यहाँ पर FAD है। FAD के कितने अणु हैं? यहाँ पर FAD है उसके एक अणु प्राप्त होते हैं जब क्या फ्यूमेरिक अम्ल बनता है। यहाँ पर
FAD का अणु, इसमें से कितने अणु बनते हैं? FAD है, ये FADH2 में बदलता है, तो यहाँ पर FAD ये कितने 2 अणु बना देगा, एक ही अणु यहाँ पे, तो टोटल कितने 11 हो गए। इसके बाद में यहाँ पर GTP है, एक GTP का अणु बनेगा, एक अणु GTP का, तो 12 अणु हो गए। अब इसके बाद में सॉरी यहाँ पर FAD है, NAD के यहाँ पर टोटल 4 अणु आएंगे, एक आइसोसेप्टर कवल के बाद में अणु बन रहा है और एक बन रहा है यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, एक यहाँ पर NADH अणु बनता है, तो टोटल यहाँ पर 4 होंगे, तो 4 के 12 अणु और यहाँ टोटल कितने 15 अणु बन जाते हैं। तो इस तरह से 15 ATP अणुओं का निर्माण होता है। तो आज इस वीडियो में अपने इतना ही, 12th चैप्टर है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके जो कंप्लीट रूप से सार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो